हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करूँगा अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे, बेहतर से पढ़ाई को जारी कर पा रहे होंगे। आज की जो आपकी क्लास है उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम बात करेंगे एकता व्यवस्था और इजारा व्यवस्था पर। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एक व्यवस्था हुआ करती थी तत्कालीन, जिसको टोडरमल की बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया, वो व्यवस्था आपको मैंने कल बताया था। आज जो है हम बात करने वाले हैं इजारा व्यवस्था पर, और आपकी क्या है एकता व्यवस्था। इस व्यवस्था को सल्तनत काल में सबसे पहले आपका इल्तुतमिश भारत में इजाद करता है या लागू करता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पहली बात तो ये जो व्यवस्था थी भारत की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। ये पश्चिम एशिया में पहले व्यवस्था लागू हुआ करती थी। ऐबक के जो आपका क्या कहते हैं, उसका जो गुलाम था, ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश, उसने इसको यहाँ पर लागू किया दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एकता व्यवस्था पर, और उसके बाद में हम बात करेंगे इजारा व्यवस्था पर। तो मैं बात करूं आपकी एकता व्यवस्था, ये जो व्यवस्था हुआ करती थी एकता व्यवस्था, एकता व्यवस्था पश्चिम एशिया के पश्चिम एशिया के जो तुर्क सुल्तान हुए उन्होंने इसको भारत में लागू किया या दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्रों में लागू किया। सुल्तानों द्वारा लागू किया गया, ठीक है, लागू किया गया। इस व्यवस्था को मतलब जो एकता व्यवस्था हुआ करती थी, दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्र में लागू किया गया। कहां पर? जो वर्तमान भारत की राजधानी हुआ करती है दिल्ली, तत्कालीन समय में भी हुआ करती होगी, दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्र में। इसमें होता क्या था, इसको सबसे पहले जिसने लागू किया वो सुल्तान का नाम है इल्तुतमिश। इसे लागू करने का श्रेय इसको जो है लागू करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। वो किसको जाता है? इल्तुतमिश को, क्योंकि ये ऐबक का गुलाम हुआ और एक ऐबक के गुलाम ने इसको यहाँ पर लागू किया। और ऐबक का ये दामाद भी हुआ करता था, मैंने आपको बताया था। 1210 से लेकर के 1236 तक इसका शासन चलता है। दिल्ली का सुल्तान बना रहता है ये। तो ये इसने यहाँ पर लागू किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या था, इस व्यवस्था में जो कबीले हुआ करते थे उन कबीलों को अलग अलग भूमि का हिस्सा दे दिया जाता था। उस भूमि के हिस्से पर राजस्व की वसूली करना और उनको वहां से मतलब सेना को रखना, टैक्स वहां से वसूल करना, और जितने भी कार्य वहां पर हुआ करते थे भूमि की मतलब देखभाल करना, वहां से टैक्स को ला करके मतलब उसको राज्य को जमा करना, ये जितने भी व्यवस्थाएं हुआ करती थी ये सब यहाँ पर इक्तेदार देखते थे। उसको हम क्या कहते थे? भूमि का ऐसा हिस्सा हुआ करता था इक्ता आपका, बात ये होती थी कि जो भी सुल्तान यहाँ पर बना सल्तनत काल में, सल्तनत काल में जो भी सुल्तान यहाँ पर बनता था वो सुल्तान करता क्या था, उसके अलग अलग अपने इलाके हुआ करते थे। कैसे? अपने साम्राज्य को या अपने राज्य को, दिल्ली का जो शासक हुआ करता था, दिल्ली का सुल्तान,
दिल्ली का सुल्तान जो भी बनता था, लागू तो किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन बाद में जो भी सुल्तान बना, दिल्ली का सुल्तान करता क्या था, अपने राज्य को कई कबीलों में क्या करता था, विभाजित कर देता था, बांट देता था, कबीलों या इलाकों। इलाकों में क्या करता था, बांट देता था। इन्हें क्या कहा गया, इन्हें ही कहा गया एकता। इन कबीलों को क्या कहा गया, या इन्हें ही, हाँ ऐसे लिख लीजिए, इन्हें ही एकता कहा गया। इसको क्या कहा गया, एकता। इसीलिए इस व्यवस्था का नाम क्या पड़ गया, एकता व्यवस्था। एकता यहाँ पर, एकता का जो मुखिया हुआ करता था, एकता का जो प्रमुख हुआ करता था, वो कौन होता था, एकता का प्रमुख यहाँ पर हुआ करता था मुक्ता या मुक्ति। मुक्ता, या इसको हम मुक्ति नाम देते हैं। तो ये जो मुक्ता या मुक्ति हुआ करता था, ये क्या करता था, मुक्ता या मुक्ति यहाँ से अपने कबीले का जो उसका एकता का प्रमुख हुआ करता था, इसी के अंतर्गत सभी जो काम हुआ करते थे वो होते थे। क्योंकि मुक्ता के पास में इसके राजस्व वसूलने का अधिकार हुआ करता था, जो इस एकता की जो सेना होती थी उसको भी रखने का अधिकार हुआ करता था, और जो सेना होती थी उसको वेतन का भी अधिकार मुक्ता के पास हुआ करता था। वहां से टैक्स जो वसूला करता था तो एकता ही वसूलता था। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो अतिरिक्त राजस्व मुक्ता वसूलता था उसको क्या राजकोष में जमा करता था, नहीं, उसको अपने पास रखने का अधिकार हुआ करता था मुक्ता के पास या मुक्ति के पास में। इतना आप लोग नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको सही से दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। मैंने आपको बताया इसका प्रमुख कार्य क्या हुआ करता था, मुक्ता का जो मुक्ता हुआ करता था, मुक्ता सैनिकों की जो तनख्वाह हुआ करती थी, सैनिकों का वेतन जो हुआ करता था, सैनिकों का वेतन कहां से देता था, इकते, जो इकते से वसूल करता था राजस्व उसी से देता था। तो क्या देता था, इकते कहां से देगा, इकते के राजस्व से देता था, राजस्व से देता था। आपको समझ में आ गई बात कि मतलब मुक्ता जो सैनिकों का वेतन देगा वो कहां से देगा, इसके वेतन से ही देगा। मैं आपसे बात करूंगा आगे। एकता व्यवस्था मैंने आपको बताया, एकता व्यवस्था पश्चिम एशिया के तुर्क सुल्तानों के द्वारा यहाँ पर दिल्ली में लाई गई, लागू की गई, और इसको सबसे पहले लागू करने का श्रेय कहाँ पर था, दिल्ली, मतलब इसको लागू किया दिल्ली में। और सबसे पहले इसे लागू किसने किया, लागू किया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने लागू करने के बाद में दिल्ली का सुल्तान जो भी हुआ करता था, वो सुल्तान क्या करता था, अपने राज्य को, अपने राज्य को कई इक्तों में, कई इलाकों में बांट दिया करता था। और इक्तों में, इलाकों में इन बांटने के बाद में होता क्या था, इन इलाकों में बांट करके राज्य करता था या अपने साम्राज्य को देखता था। लेकिन यही इक्ते और साम्राज्य, मतलब यही जो जिन भागों में, इलाकों में बांट देता था, इनको इक्ता कहा गया, इक्तेदार। और यहाँ का हुआ कौन, यहाँ का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया, मुक्ति को या मुक्ता को। ठीक है, इसका काम क्या होता था, मुक्ति का कार्य क्या होता था, मुक्ति कर क्या सकता था, मुक्ता या मुक्ति,
मुक्ता या मुक्ति क्या कर सकता था? मुक्ति को मैंने बताया आपको, राजस्व की वसूली करना और सैनिकों के वेतन को रख देना और अपने पास जो मतलब इक्ते में जितने भी सेना रखने वाली थी उस सेना को अपने पास रखना। क्योंकि जब भी सुल्तान कहीं भी युद्ध करने जाता था तो सभी इक्ते इकट्ठा होकर के राजस्व मतलब राजा की जो भी सुल्तान की जो भी सेना हुआ करती थी उसका निर्माण करते थे, इसीलिए इक्तों में उसको बांटता था। तो मुक्ति का कार्य क्या हुआ करता था? मुक्ति का कार्य सेना रखना, सेना तो रखता ही था, सेना रखना, इक्ते का राजस्व वसूल करना, इक्ते का राजस्व वसूल करना। और क्या कार्य था इसके पास? जो सैनिक हुआ करते थे उनकी तनख्वाह को यही दिया करता था। सैनिकों की सैनिकों का वेतन इक्ते के राजस्व से इक्ते के राजस्व से देना। मतलब ये जो सेना का राजस्व हुआ करता था सैनिकों का, उस राजस्व को कौन देता था? उस राजस्व को देता था मुक्ता या मुक्ति। अपने पास से नहीं देता था, उससे राजस्व एकत्र करता था और उस राजस्व को क्या करता था? उसको सेना को बांटता था। जो मुक्ता या मुक्ति हुआ करता था उसके पास कुछ राजस्व अतिरिक्त आ जाता था, तो अतिरिक्त राजस्व मैंने बताया आपको वो अपने पास रख सकता था। क्या था? मुक्ति या मुक्ता अतिरिक्त राजस्व को, मतलब जैसे सेना को वेतन कम देना है और उसके पास राजस्व बच गया है तो वो बचा हुआ राजस्व जो है अपने पास वो रख सकता था। अतिरिक्त राजस्व या अतिरिक्त कर राजस्व अपने पास रख सकता था, अपने पास रख सकता था। यही उनको आराम हुआ करती थी क्योंकि उनके पास और कोई स्रोत तो था नहीं, ना तो वो सैनिकों से वसूल सकते हैं ना तो अलग दूसरी जगह से वसूल सकते हैं। उनके पास जब अतिरिक्त मतलब ज्यादा से ज्यादा टैक्स आ जाएगा, जब वेतन कम देना पड़ेगा तो उन्हीं को तो लाभ होगा, जो मुक्ता या मुक्ति होगा उसी को लाभ हुआ। तो यहाँ से जो मुक्ता हुआ करता था उसको बेनिफिट हुआ और उसको लाभ होता था। यहाँ पर होता क्या है, धीरे धीरे बाद में जब सुल्तान हुआ करते थे, सुल्तानों ने अपने अंदर बदलाव किया। जैसे ही शक्तिशाली सुल्तान हो गए, ताकतवर हो गए, तो मुक्ता और जो मुक्ति हुआ करते थे उनको साइड कर दिया। उनको साइड करने के बाद में सेना खुद की रखने लगे और राजस्व नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो हुआ क्या, जब सुल्तान क्या हो गए, शक्तिशाली, जैसे ही सुल्तान शक्तिशाली हुए, क्या हुआ, जब सुल्तान शक्तिशाली हो गए तब उन्होंने क्या किया, तब डायरेक्ट उन्होंने मुक्ता या मुक्ति को धीरे धीरे साइड कर दिया और किया क्या, राजस्व वसूली का कार्य वसूली तथा सेना रखने का जो कार्य हुआ करता था वो स्वयं करने लगे थे। क्या किया, राजस्व वसूली तथा उसका आकलन राजस्व का आकलन मतलब उसकी माप की जाने लगी। और क्या किया, और सैनिकों का वेतन, सैनिकों का वेतन यहाँ पर
निर्धारित कर दिया। यहाँ पर सैनिकों का वेतन भी क्या किया, सुल्तानों ने धीरे धीरे आगे बढ़ करके अपने को शक्तिशाली बना करके क्या किया, इनके वेतन को निर्धारित करने का कार्य किया। होता क्या था, जो मुक्ति हुआ करता था वंशानुगत नहीं था। पहले मुक्ति शुरुआती तौर पर मुक्ति जो शुरुआती तौर पर वंशानुगत नहीं हुआ करता था, मुक्ता वंशानुगत नहीं होता था। लेकिन हुआ क्या, जब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आया, मतलब एफएसटी के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक के समय ये जो मुक्ति हुआ करता था, इसका जो पद हुआ वो वंशानुगत हो गया। तो मुक्ति क्या हुआ, मुक्ता वंशानुगत हो गया, वंशानुगत हो गया। ठीक है, तब ये जो इसका पद हुआ करता था ये वंशानुगत हो गया। इक्ते मतलब मुक्ते जो मुक्ता हुआ करता था ये इक्ते का स्वामी हुआ करता था, तो ये वंशानुगत हो गया। आगे हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया मुक्ति ऐसा क्या क्या कार्य करता था, सैनिकों का वेतन, राजस्व वसूली का कार्य, और इसका जो वेतन हुआ करता था यही देता था। मुक्ता क्या करता था, अब अतिरिक्त राजस्व जो भी हुआ, वसूली हुई, उसको अपने पास रख सकता था। जब सुल्तान शक्तिशाली हो गए तो वो अपने जो राजस्व हुआ करता था उसकी वसूली डायरेक्ट तरीके से करने लगे। और क्या कहा कि सैनिकों का जो वेतन था इसको अगर निर्धारित कर दोगे तो अतिरिक्त राजस्व जो बचेगा वो अपने उसमें आ जाएगा। जैसे ही हुआ क्या, फिरोज शाह तुगलक के समय जो मुक्ता या इक्ता का पद हुआ करता था, इक्तेदार, वो क्या हुआ, वंशानुगत हो गया। अब जैसे ही राजा ने अपने हाथ में जो शक्ति हुआ करती थी या जो मुक्ता या उसका पद हुआ करता था वो अपने हाथ में हैंड ओवर किया, तो हुआ क्या, बात ये थी कि जो सुल्तान हुआ करता था वो सुल्तान मुक्ते या इक्ते को अपने हाथ में ले लेता है, और हाथ में लेने के बाद में जो सुल्तान हुआ करता था वो स्वयं राजस्व वसूली किया, और वसूली करने के साथ साथ में सैनिकों की तनख्वाह का निर्धारण कर दिया कि इतनी तनख्वाह आपको अब मिलेगी। इससे मुक्ता और इक्ता का जो पद हुआ करता था, मुक्ता या मुक्ति का पद हुआ करता था, पहली बात तो वंशानुगत था नहीं। और वंशानुगत कब हुआ, जब एफएसटी आया, फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक के समय में मुक्ता का पद मतलब वंशानुगत हो गया। जब तक वो रहा तब तक उसके बेटे आते थे, उत्तराधिकार उसके बेटे को मिलता था। ऐसे जैसे राजा का एक पद हुआ करता था, उसके बेटे जो शासक बनते थे, ऐसे ही मुक्ता या मुक्ति का पद हो गया था एफएसटी के शासनकाल में। और इसने क्या किया था, एफएसटी ने मतलब फिरोज शाह तुगलक ने एक काम और किया था। यहाँ पर जो गलतियां हुआ करती थी, मतलब जो चोरी चकारी वाले हुआ करते थे, तो चोरी चकारी वालों की जो त्रुटियां गलतियां हुआ करती थी उनको उसने कम कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, भ्रष्टाचार और बढ़ेगा कि कम होगा, तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा एफएसटी के शासनकाल में। लेकिन वो शक्तिशाली शासक था, इसलिए उसके जो शासनकाल में इतनी जरूरत कोई ज्यादा कर नहीं पाता था। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था एकते पर या मुक्ति पर। एक और पार्ट हुआ करता था, जमीन का एक और हिस्सा हुआ करता था जहां पर राजा डायरेक्ट तरीके से अपना स्वयं का राजस्व वसूल सकता था। तो क्या राजा या सुल्तान स्वयं जाता था कि भैया आपका राजस्व हो गया है, आप इतना राजस्व हमको दे दीजिए, ऐसे करता था? नहीं, राजा के जो अन्य
पददार या सैनिक हुआ करते होंगे, अन्य जो जिनको वो नियुक्त करता होगा राजा को वसूल मतलब टैक्स वसूलने के लिए, तो वो डायरेक्ट तरीके से प्रत्यक्ष तरीके से अपना जो टैक्स वसूला करते होंगे। ऐसी भूमि जो हुआ करती थी, ऐसी भूमि को खालसा भूमि कहा करते थे। क्या करते थे? सुल्तान ऐसी भूमि जहां से वह प्रत्यक्ष तरीके से, कैसे प्रत्यक्ष तरीके से कर को वसूल कर सकता था। प्रत्यक्ष रूप में राजस्व की वसूली कर सकता था, राजस्व की वसूली कर सकता था। ऐसी भूमि क्या कहलाती थी? उसे खालसा कहते थे, उसे खालसा भूमि खालसा भूमि कहा जाता था। ठीक है, तो उसको क्या हम कहते थे? खालसा भूमि। खालसे से राजा स्वयं क्या करता था? टैक्स वसूली जो है कर लेता था, वहां से कर का जो प्राप्ति हुआ करती थी उसको डायरेक्ट हुआ करती थी। यही इक्ते और इलाके बाद में आगे चल करके सूबों या प्रांतों या वर्तमान के राज्य बनते हैं। कैसे? यही इक्ते, यही इक्ते या इलाके आगे चलकर सूबा, सूबा नाम सुना होगा ना, सूबे, प्रांत नाम सुना होगा आपने, आज के राज्य, आज तक की बात कर दे रहा हूं मैं, इतिहास में आज तक की बात बहुत कम होती है। वर्तमान के राज्य कहलाए। बाद में एकता जो उसने इजाद किया था, जिस इलाके को क्षेत्र घोषित किया था, वही एकता या इलाका क्या बना? सूबा, सूबा बन गया। सूबे के साथ साथ में उसके बाद में उसका नाम, उसी का नाम प्रांत भी रखा गया। कई जगह पर उसको प्रांत कहा जाने लगा और वर्तमान में उसका नाम क्या होता है? राज्य। जैसे आप पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, उत्तराखंड, ये सब राज्य हैं। तो इनको हम पहले के जमाने में क्या कह सकते हैं? इक्ते या सूबे या प्रांत या राज्य। अब हम लोग इसको क्या कहते हैं? राज्य। इसके नीचे की जो इकाइयां हुआ करती थी, सूबे के नीचे की इकाइयां, इसके नीचे की इकाई क्या हुआ करती थी? उसके नीचे हुआ करती थी एक इकाई सिक, इसको मेरे हिसाब से जिले का नाम देते होंगे। और सिक के बाद में एक परगना हुआ करता था, जिसको हम लोग शायद तहसील नाम दिया जाता होगा। ठीक है, उसके बाद में तो गांव तो होता ही होगा, लोगों का गांव, छोटा सा गांव, आप लोगों को तो पता होगा। जो परगने का, इसका जो मुखिया हुआ करता था, इसके मुखिया को हम क्या कहते थे? परगने का मुखिया। परगने का मुखिया कौन होता था? आमिल हुआ करता था, आमिल, आमिल होता था। ठीक है, तो परगने का मुखिया आमिल होता था। और सूबे के नीचे की इकाई सिख हुआ करती थी, जिसको जिला आधार, जिला नाम दे दिया जाता होगा। और उसके बाद में क्या होता होगा? परगना नाम होता होगा, मतलब परगना होता होगा। अब मैं बात करने वाला हूं इसके बाद में जो आपकी इजारा व्यवस्था होती थी उसकी बात करूं। मैं बात
कर रहा था आपसे कि जो सुल्तान की ऐसी भूमि हुआ करती थी जहां से वो डायरेक्ट कर वसूल कर सकता था, उसको खालसा भूमि नाम दिया गया। और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो इक्ते हुआ करते थे, यही आगे चल करके आपके इक्ते जो हुआ करते थे वही किसमें परिवर्तित हो गए, सूबे में। और इसके बाद में इसकी इलाके की इकाइयाँ और छोटी इलाके की जो इकाइयाँ हुआ करती थी, सिख हुआ करती थी और परगना हुआ करती थी। और परगने के जो स्वामी को, मुखिया को, प्रमुख को हम क्या नाम देते थे, आमिल नाम दिया करते थे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ अब इजारा व्यवस्था की। ठीक है, ये तो आपकी व्यवस्था हो चुकी है कंप्लीट। इक्ता व्यवस्था में इतना ही है। इक्ता व्यवस्था को अगर आप इतना जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इससे ज़्यादा बाहर रखने की आवश्यकता नहीं है। इक्ता व्यवस्था इतनी ठीक है, पर्याप्त है। इतिहास में भी आपको इससे ज़्यादा मतलब जानने की जरूरत नहीं है इक्ता व्यवस्था के बारे में। ठीक है, अगर ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बात करी इजारा व्यवस्था की। इजारा व्यवस्था कब लागू हुई, किसने लागू की? इजारा व्यवस्था सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपने नाम सुना होगा जहांदार शाह का। जहांदार शाह का नाम सुना है? तो जहांदार शाह का जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद में क्या होता है, जहांदार शाह शासक बनता है। जहांदार शाह शासक कैसे बना, बात कर लूं थोड़ी सी, मैं इतिहास की थोड़ी सी बता देता हूँ। जहांदार शाह, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। ठीक है, औरंगजेब यहाँ पर समाप्त हुआ। क्या हुआ, औरंगजेब यहाँ पर समाप्त हुआ। औरंगजेब जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो चाहे उसके 4 बेटों में संघर्ष होने लगता है। तो संघर्ष होने के बाद में धीरे धीरे कहीं न कहीं कुछ समय के बाद में इसको किसको सत्ता मिलती है, जहांदार शाह को। जहांदार शाह को सत्ता मिलती कैसे है, उसको मुगल सत्ता उसको मिलती कैसे है, प्राप्त कैसे होती है, उसका एक प्रमुख हुआ करता था और उसका नाम था जुल्फिकार खान। क्या नाम था उसका, जुल्फिकार खान। ये जो है इसका वजीर हुआ करता था। क्या होता था, ये वजीर हुआ करता था। किसका, इसका जहांदार शाह का वजीर हुआ करता था। इसने देखा कि जो हमारा राजस्व है वहां पर इतनी व्यवस्था तो है ही नहीं जितने से हमारा काम चल सके। तो इसने क्या किया, इजारा व्यवस्था को इजाद किया, मतलब लागू किया। और ये ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसान त्रस्त हुआ। इतना खराब मतलब कहते हैं कि रेटिंग मिली उसको, कुछ कहने को नहीं। मतलब किसानों ने हाय हाय करना स्टार्ट कर दिया इस इजारा व्यवस्था ने। होता क्या है, अब हम इस पर बात करते हैं। समझ में आ गया होगा कि इजारा व्यवस्था किसने इजाद की, जुल्फिकार खान है। तो किसने लागू किया, जहांदार शाह का वजीर हुआ करता था। जहांदार शाह का वजीर क्या किया, क्या करता है, इजारा व्यवस्था को लागू करता है। जुल्फिकार खान, जुल्फिकार खान ने इसको क्या किया, लागू किया। किस व्यवस्था को, इजारा व्यवस्था को। ठीक है, जहांदार शाह का वजीर, तत्कालीन समय में ये जो वजीर हुआ करता था, तो ये वजीर काफी ताकतवर हुआ करता था। क्या, काफी ताकतवर हुआ करता था ये वजीर, जिसका नाम है जुल्फिकार खान। तो जुल्फिकार खान ने उस समय की उसके भाइयों को क्या है, साइड कर दिया और जो स्वयं का जो शासक बना दिया, किसको, जहांदार शाह को। जब जहांदार शासक बन गया तो इसको बना दिया अपना वजीर। तो ये क्या है, उसका वजीर है। ठीक है, ये वजीर लिखा है, तो ये है उसका वजीर। अब मैं बात कर रहा था आपसे, इस व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या था। जो आपकी इजारा व्यवस्था हुआ करती थी, इजारा व्यवस्था होता क्या था, इसमें होता क्या था, इजाद क्या हुआ। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, जो सर्वाधिक
बात ये होती थी कि जो राजस्व हुआ करता था, राजस्व की बोली लगती थी, ठीक है। उस बोली में जो सर्वाधिक बोली लगाता था उसको दिया जाता था कर वसूलने का अधिकार, उसको बना दिया जाता था जमींदार, उसको बना दिया जाता था इक्तेदार, उसको बना दिया जाता था इजारेदार। तो हुआ क्या, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको दिया जाता था राजस्व वसूली का अधिकार। जैसे ही इस व्यवस्था को लागू किया जुल्फिकार खान ने, तो होता क्या है, सर्वाधिक राजस्व की बोली लगाने वाला, राजस्व की बोली लगाने वाले को जो है कर वसूलने का अधिकार दिया जाता था। अधिकार दिया जाता था, ठीक है। इसने क्या किया, सर्वाधिक जो राजस्व की बोली लगा देता था उसको इसने राजस्व का अधिकार दे दिया, टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया, कर वसूलने का अधिकार दे दिया। होता क्या था, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो किसान हुआ करता था, इस व्यवस्था के अंतर्गत जब टैक्स वसूलने का अधिकार दूसरे को दे दिया, सबसे ज्यादा बोली लगाने का अधिकार दे दिया, तो कौन होगा, एक व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति का जन्म और होता है जिसको कहते हैं बिचौलिया। और वर्तमान तक वो बिचौलिया आज भी चलता है। आप जब अपने घर से कोई भी वस्तु कुछ भी बेचने के लिए जाते हैं, मान लिया कोई अपनी फसल हुई उसको बेचने के लिए आप गए, तो वर्तमान में बिचौलिया क्या करता है, अपनी दुकान खोलकर बैठा रहता है, तो आप वहां पर लेके जाते हैं अपने जो भी आपका फसल रहता है उसको बेचने का, मतलब बेचने जाते हैं वहां पर, जब बेच लेते हैं तो बेचने के बाद में वो ढेर सारा इकट्ठा कर लेता है, और ढेर सारा इकट्ठा करने के बाद में किसी एक बड़ी जगह पर, बड़े मार्केट में अच्छा मुनाफा देख करके वो वहां पर उस फसल को बेच देता है, तो वो हो गया आपका बिचौलिया। तो बिचौलिया यहाँ पर भी उत्पन्न हुआ। उस बिचौलिए को क्या कहते थे, इस व्यवस्था के अंतर्गत कई सारे, मतलब एक बिचौलिया यहाँ पर आया, इसके अंतर्गत बिचौलियों की एक नई श्रेणी का जन्म हुआ। बिचौलियों की एक नई श्रेणी, क्या हुआ, एक नई श्रेणी का जन्म होता है। इस श्रेणी को हम क्या नाम देते हैं, इस श्रेणी को हम नाम देते हैं इजारेदार। क्या नाम दिया गया इसे, इजारेदार या तालुकेदार कहा गया, क्योंकि तालुका होता था, उस तालुकेदार कहा गया। क्या कहेंगे आप लोग, तालुकेदार कहा गया या इजारेदार कहा गया। इस व्यवस्था में जब सर्वाधिक टैक्स की वसूली करने वाला जो व्यक्ति हुआ करता था वो तालुकेदार या इजारेदार हुआ करता था। इस इजारेदार ने करता क्या था, राज्य को, मतलब जो भी राज्य हुआ करता था, जो भी राजा हुआ करता, जो सुल्तान हुआ करता था, उस सुल्तान को, उस राजा को, मुगल बादशाह को क्या करता था, एक निश्चित राशि देता था। तालुकेदार क्या करता था, मैं बात करूं आपकी तालुकेदार की, तालुकेदार एक निश्चित राजस्व राज्य को देता था। एक निश्चित राजस्व राज्य को देता था, परंतु लेकिन इसके बाद में ऊपर ही लिखिएगा आप लोग, जहांदार शाह का
एक वजीर हुआ जिसने क्या किया, जुल्फिकार खां, और उसने लागू किया इजरा व्यवस्था को। इजरा व्यवस्था, इसके अंतर्गत सर्वाधिक बोली, जो राजस्व की बोली लगाता था उसको भूमि का टैक्स वसूलने का अधिकार दिया जाता था। और इसके अंतर्गत बिचौलियों की एक नई श्रेणी का जन्म हुआ। उस श्रेणी को हम नाम देते हैं इजारेदार या तालुकेदार। इस तालुकेदार ने क्या किया, राजा को एक निश्चित राशि दे दी, और उस निश्चित राशि के बाद परंतु उसने क्या किया, किसानों से मनमाना कर वसूल किया। क्या किया, अब होता क्या था, जब वो किसानों से मनमाना कर वसूल करेगा तो किसके मतलब किस पर आएगी मेन बात, मुखिया तो राजा है ना, तो मुखिया पर बात आएगी कि राजा ऐसा कर रहा है कि इसके राज्य मतलब राज्य में या इसके शासन काल में किसानों की क्या हुई, बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ। तो क्या हुआ, किसानों पर बहुत अत्याचार हुआ। अब देखिए होता क्या था, यहाँ पर ना तो व्यवस्था ये थी कि अगर बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा तो आपको टैक्स नहीं देना है, तब भी अगर वो चाहते थे ना तो टैक्स वसूल कर लेते थे। आप टैक्स चाहे जहां से दीजिए, आपको टैक्स देना है, कर देना है, राजस्व देना ही पड़ेगा। ऐसी कुछ ये व्यवस्था हुआ करती थी, इजारा व्यवस्था, जिसको जुल्फिकार खां ने अपने राज्य में लागू किया। लेकिन कहीं न कहीं ये बहुत दिनों तक चल नहीं पाई। ठीक है, जब बहुत दिनों तक चल नहीं पाई तो इनको टैक्स भी नहीं मिल पाया, और जनता इसमें जो किसान हुआ करता था, किसान का इसमें भारी नुकसान हुआ। और किसान इस व्यवस्था को मतलब कहीं न कहीं अपनाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो इस व्यवस्था के नीचे दबा हुआ था। क्योंकि इजारा जो तालुकेदार हुआ करते थे, इजारेदार हुआ करते थे, वो टैक्स की वसूली जो किया करते थे वो किसी भी हद तक जा सकते थे। इसलिए इस व्यवस्था को मतलब बेकार व्यवस्था थी, इस तरीके से कह लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, मैंने बताया एकता व्यवस्था और इजारा व्यवस्था दोनों के बारे में आपको समझ में आया होगा, क्योंकि दोनों ही व्यवस्थाएं कर वसूली से संबंधित हैं, और इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। कहीं न कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस व्यवस्था से निम्नलिखित में से एकता व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ करता था। यहाँ पर इसके मुखिया को मुक्ता कहा जाता था, यहाँ पर सूबों का निर्माण हुआ, यहाँ पर मतलब इस व्यवस्था के अंतर्गत देखिए, इस व्यवस्था के अंतर्गत एक और क्वेश्चन बनेगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो राजा सैनिकों को रखता था, या इस व्यवस्था के अंतर्गत मुक्ति सेना को रखता था। ये क्वेश्चन छोटा सा है, और यहाँ सर यूपीएससी और पीसीएस दोनों घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनसे आप डरिए बिल्कुल नहीं। आप इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।